Hello, Namaskar, Khambagani people and welcome back to my channel. My name is Amrita and today we're going to continue with the topic that is the fundamental unit of life. In that we're going to discuss the fourth topic from the content, that is the cell structure. So far in the cell structure we have discussed about the plasma membrane, the cell wall and the cytoplasm. Today we're going to enter inside the cell and we'll discuss the cell organelles. So let's continue. Cell organelles. So what is a cell organelle? See, cell organelles are actually the organs of the cell. Organs of the cell. Okay, but there is a difference. क्या difference है यहाँ पे? वो difference ये है कि दो तरह के हमारे organisms होते हैं. That is the eukaryotes and prokaryotes. So we have two type of organisms. That is the eukaryotic and the prokaryotic. So in eukaryotic organisms, the cell organelles are present, which means the membrane bound. So cell organelles क्या है? Cell organelles are membrane bound structures. Okay, and these membrane bound structures are being found in the eukaryotes. Are found in eukaryotes. Then what about prokaryotes? फिर prokaryotes का क्या होगा? अगर सेल ऑर्गेनेल जो कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, अगर वो यूकैरियोट्स का फीचर है, तो प्रोकैरियोट्स का क्या? प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते. Prokaryotes don't have membrane bound structure. Prokaryotes lack membrane bound structure. Okay? Example, viruses. अभी कोरोना वायरस चल रहा है, that is हमारा COVID-19. So virus actually don't have the membrane bound organelles. Okay, because of this reason they don't have the characteristics of life outside the living organisms. अभी हमें सब जने कह रहे हैं घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, वायरस की चेन को तोड़िए. क्यों? क्योंकि वायरस को जिंदा रहने के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या फिर ह्यूमन बीइंग्स हो. दैट इज व्हाई वो क्या करते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करेंगे, सेल की जो पूरी मशीनरी है उस पूरी मशीन को यूज करेंगे और अपनी कॉपीज को इंक्रीज करेंगे. ऐसे ही वो इन्फेक्ट करते हैं एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमंस को. दैट इज व्हाई वी आर बीइंग टोल्ड टू रिमेन इनसाइड आवर हाउस. सो एग्जांपल क्या दे सकते हैं यहाँ पे हम इसके लिए? सॉरी, एग्जांपल क्या दे सकते हैं यहाँ पे? वायरसेस फॉर दी prokaryotic structure. So cell organelles, as far we have studied, cell organelles क्या है? Organs of the cell हैं, जो सेल के अंदर होंगे. Example, Golgi bodies, endoplasmic reticulum. इसके अलावा आपका राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स और कौन-कौन से हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल. इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, प्लास्टिड्स हैं, वैक्यूल्स हैं, जो कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होते हैं. इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स एक्चुअली में क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स एक्चुअली में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है. सेल ऑर्गेनेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स. ओके, कहाँ होते हैं? बेसिकली दे आर बीइंग फाउंड इन यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स. प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है. एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं इसमें? द एग्जाम्पल फॉर द प्रोकैरियोटिक वन इज द वायरसेस. Viruses don't have the membrane bound structure. That is why they are dead outside the living organism. उनको अंदर एंटर करना पड़ता है और होस्ट की मशीनरी को यूज करना पड़ता है. आज हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, दैट इज द न्यूक्लियस. ओके, सो टुडे वी गोना डिस्कस द न्यूक्लियस, द फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल. व्हाट इज अ न्यूक्लियस? व्हाट रोल डज इट प्ले? ओके, क्या है न्यूक्लियस? क्या रोल प्ले करता है वो? सो न्यूक्लियस बेसिकली हमारा एक तरीके से ब्रेन बोल लीजिए आप. सेल हमारे सेल का ब्रेन है. वो हमारे सेल का ब्रेन भी है, वो हमारे सेल के लिए हार्ट भी है. ओके, फाइन. सो फर्स्ट थिंग वी कैन डिस्कस in the cell organelles is the nucleus. So let's discuss.
ये स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डायग्राम। तो अगर मैं कहती हूं कि ये हमारा सेल है, तो इस सेल के सेंटर में हमें मिलेगा हमारा न्यूक्लियस। एनिमल सेल्स के अंदर ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। ओके, नाउ मूविंग अहेड इन दिस वन। सो ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस बेसिकली इसको मैं यहां बनाती हूं वापस से एक बार। ये हमारा न्यूक्लियस सेल के अंदर, इसको मैंने यहां बनाया है, दिस इज ओवर हियर। नाउ दिस न्यूक्लियस इज बीइंग कॉल्ड एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इसको बोलते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, जो सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ओके, इसके अंदर इसकी ये पूरी जो मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियस की ये जो मेम्ब्रेन है, ये एक्चुअली में डबल होती है इस तरीके से। सो न्यूक्लियस है डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल लेयर्ड है ये। ओके, ऑलराइट, बट ये थोड़ी सी पोरस होगी इस तरीके से। ओके, इट इज पोरस। पोरस मतलब इसमें छोटे 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 छेद होंगे। वो क्यों होते हैं? why the nuclear membrane is porous? So that there are certain materials which are being made inside the nucleus, they need to move outside the nucleus, that is in the cytoplasm. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं like enzymes, they have to enter inside the nucleus so that certain things can take place. क्यों? क्योंकि कुछ चीजें न्यूक्लियस के बाहर जानी होती है साइटोप्लाज्म में, और कुछ चीजें न्यूक्लियस के अंदर आनी होती है साइटोप्लाज्म से। एग्जाम्पल एंजाइम्स जो अंदर जाते हैं। ओके, और एमआरएनए जो कि डीएनए जो एमआरएनए जो कि बाहर आता है, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो बाहर आती है। ओके, सो हमने अभी तक क्या पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में? कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर है सेल का। इसके अलावा डबल लेयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके पास। तीसरी चीज क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस है, मतलब कि उसमें छोटे छोटे छेद हैं। क्यों होते हैं छोटे छेद? why these pores are there? So that the things can go outside and can come inside into the nucleus and can go out of the nucleus. Okay, fine. So ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। बट इसके अलावा क्या यही है न्यूक्लियस? नो, न्यूक्लियस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक मटेरियल। ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज बीइंग प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। अब हम थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा जेनेटिक मटेरियल। दिस इज योर DNA. Okay, so nucleus contains DNA. Okay, what is the size of the DNA? Any idea? Okay, so the size of the DNA is approximately 3 meters. जी, न्यूक्लियस में जो DNA है इसका साइज होता है 3 meters का। But just imagine the whole cell is a microscopic structure. Now inside that microscopic structure another a very tiny microscopic structure is there which is nucleus. उसमें एक और छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस में 3 meters approximately 3 meters लॉन्ग DNA है। कैसे रहेगा? ऐसे तो नहीं रह सकता ना, तो कैसे रहेगा? लेट्स डिस्कस दिस होल थिंग इन बिट डिटेल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ओके, सो ओके, तो हम सीधे इससे स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, इसको डबल मेम्ब्रेन कर देते हैं। ओके,
इसको बना देते हैं हम पोरस। ओके, इसमें क्या है हमारा डीएनए। ओके, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, साइज कितना होता है इसका? अप्रोक्सीमेटली 3 meters. Okay, as I told you, it is 3 meters long. DNA is deoxyribonucleic acid. Size is approximately 3 meters. But अब ये रहेगा कैसे? एक्चुअली के अंदर ये जो डीएनए है, ये सेल के अंदर कुछ इस तरीके से रहता है। आप सोचेंगे ये क्या है? ये एक्चुअली के अंदर क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन, ये जो डीएनए है ना, एज आई टोल्ड यू इट्स 3 मीटर लॉन्ग। तो 3 मीटर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में 3 मीटर लॉन्ग डीएनए कांट सर्वाइव। कैसे रहेगा? इतना बड़ा साइज है। तो क्या होता है? इट गेट्स कॉइल्ड अराउंड, ऐसे कॉइलिंग हो जाती है उसकी चारों तरफ से इस तरीके से, एंटेंगल्ड थ्रेड के जैसे कोई धागा जो उलझ गया है, the thread that has been entangled. So the chromatin actually lives in the form of entangled thread. Okay, so the chromatin is being seen in the form of entangled thread. But what happens during the cell division? अब cell division होगा तब क्या होगा? So during cell division what will happen with it? This chromatin will convert into rod shaped chromosome. Okay, so अभी तक हमने क्या पढ़ा? What we have discussed so far? DNA is a genetic material. Okay, genetic material है। Where you will find the DNA? Inside the nucleus, which is present in the center of the cell in animals. Okay, कैसे मिलेगा? How will you find it? Like in what structure? Because it is very long, it is 3 meters long. So how will you find it? You will always find in the form of chromatin, that is entangled thread. Okay, you will always find it in this manner. Entangled thread के फॉर्म में मिलेगा in the chromatin, which is called as chromatin. But during the cell division, जब cell division होगा, जब cell divide होगा, ये हमारा एक सेल है, सपोज करिए ये हमारा एक सेल है, ठीक है, इसमें ही हमारा डीएनए प्रेजेंट है। पर क्या होगा? जब सेल डिवाइड होगा दो के अंदर, उस टाइम पे जब डिवीजन हो रहा होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और बनाऊं लाइक दिस, ये सपोज करिए ये हमारा सेल डिवीजन होगा यहाँ पे। ओके, ये सेल हमारा यहाँ से डिवाइड होना शुरू हो गया। तो जब सेल डिवीजन शुरू होगा उस वक्त के ऊपर हमें during the cell division we will see this whole chromatin in the form of chromosome. अभी क्रोमोसोम कैसे बनता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, how this chromosome is being formed? Okay, so the chromosome is actually is made up of, किसका बना होगा? क्योंकि डीएनए से बना है तो डीएनए हो गया। ओके, और कुछ न्यूक्लियर प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लियर प्रोटीन्स। कौन से होते हैं वो न्यूक्लियर प्रोटीन्स? हिस्टोन्स। ओके, तो क्या होता है, ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं इस तरीके से, और ये डीएनए जाकर के इस पे कुछ इस तरीके से कॉइल हो जाता है। ओके, सो ये ब्लैक वाले जो है हिस्टोन्स हो गए, और ये डीएनए जाके इस पे इस तरह से कॉइल हो जाएगा और एक डॉट शेप स्ट्रक्चर बना लेगा, व्हिच इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। ओके, फाइन।
सो किसका बना हुआ है? डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, साइज इज अप्रोक्सीमेटली 3 meters long. During the normal conditions, when the cell is not dividing, you will see it in the form of chromatin, that is the entangled thread. जब cell division नहीं हो रहा है तब आपको entangled thread के form में दिखाई देगा, which is called as chromatin. But during the cell division, when cell starts dividing, you will see it in the rod shaped form, which is called as chromosome. Okay. So what is a chromosome? And chromosome is being made up of DNA and certain proteins, nuclear proteins, which are called histones. जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ये जो मैंने ब्लैक वाले यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, these black ones are the histones, and this thread which is being coiling around these proteins is your DNA. So that is how it acquires this rod shaped form. Okay. Now moving ahead in this whole thing, what are the क्या पूरा DNA काम में आता है? Like the whole DNA is being used. Like the DNA is 3 meters long. So क्या पूरा DNA काम में आता है हमारे? Okay, like from where do we get our characteristics? कोई भी बोलता है we look like our mother, कोई बोलता है we look like our father, कोई बोलता है we look like our grandparents, might be uncle or might be aunt. So क्या है DNA? क्या करता है? DNA transfers genes. डीएनए के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं. मैंने आपको बताया, इसको मैं रब कर देती हूँ एज इट इज ऑफ रिक्वायरमेंट ना, यहाँ से ओके. सो ये अब मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊंगी, जस्ट स्ट्रेट बनाती हूँ समझाने के लिए. सपोज करिए हमारा 3 meter लॉन्ग डीएनए. अब नाउ द होल डीएनए डज नॉट कंटेन जीन्स. इसका कुछ पार्ट होगा. अगर मैं कहती हूँ ये एक जीन है G1, ये एक जीन है G2, तो ये पार्ट जो है वो जो है हमारा इंपॉर्टेंट डीएनए है जो जीन्स कैरी करता है. रेस्ट ऑफ द डीएनए व्हिच डज नॉट कंटेन जीन इज द जंक डीएनए, वो रिमूव हो जाता है. That is a different topic, so we will not go till over there. So just understand that DNA contained a very important part, that is the genes which are present on it, and these genes get transferred during from parents to their children. So DNA transfer, genes, which is a hereditary unit. Other than that, what other things the DNA contain? So DNA actually is very much important to perform certain cellular and certain organization functions of the cell. तो क्या करेगा? एक तो सेल कैसे बनेगा, कैसे फंक्शन करेगा, वो भी उस पर डिपेंड करता है. सेलुलर फंक्शंस डिपेंड करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा चीजों का, वो भी डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है. ओके. अदर देन दैट देयर इज मोर इंपॉर्टेंट पार्ट. सो ये जीन्स क्या होते हैं? दीज आर दी जीन्स आर फंक्शनल यूनिट्स. Functional units of DNA. Functional unit है DNA का. Okay. Now moving ahead into this, there is one more thing. Nuclear membrane या nucleus हमारे इतना क्यों important है? See, nucleus play a very crucial role in cellular organization. ठीक है. As I told you, it's a control center, तो cellular organization में काम में आता है. Other than that, it also creates an environment which is required for the development of the cell. Okay, how the cell will gonna behave and it will become mature. इसके अलावा certain biochemical reactions also takes place over there. Okay, fine. So, what we have studied in this one? So, nucleus plays crucial role. क्या करता है? अगर बोले तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओके. नेक्स्ट क्या है? इट क्रिएट्स एनवायरमेंट for development and
how the cell gonna behave. Cell will behave after maturity. ओके, अब वो कैसे करेगा, इसकी जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करके. सो क्या रोल प्ले करता है न्यूक्लियस? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन करता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत काम में आता है. एनवायरमेंट क्रिएट करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेल, और ये भी डिसाइड करता है कि सेल कैसे बिहेव करेगा जब वो मैच्योर हो जाएगा. ओके, लाइक व्हेन वी स्टार्टेड दिस टॉपिक आई टोल्ड यू दैट प्रोकैरियोट्स डोंट हैव द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. तो क्या इसका मतलब उनके पास में न्यूक्लियस नहीं होता? जी, the prokaryotic organisms don't have nucleus. Okay, so what about the genetic material? The genetic material has been there, but the nucleus is not been there. Okay, so this nucleus is present only in the prokaryotes. Fine. Now what about, in eukaryotes? What about prokaryotes? So prokaryotes की बात करते हैं. अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बैक्टीरिया, यहाँ पे क्या है? नो न्यूक्लियस. न्यूक्लियस तो है ही नहीं क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन दैट. सो न्यूक्लियस हैज नॉट बीन देयर बट हैव अनस्पेसिफाइड रीजन फॉर इट्स न्यूक्लिक एसिड. डीएनए को न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, और इट्स न्यूक्लिक एसिड. ओके, अनस्पेसिफाइड रीजन होता है एक. कैसे होगा? जैसे सपोज करिए ये हमारा बैक्टीरिया है, इसमें क्या होगा, ये इस तरीके से इसका ये डीएनए होगा. अब यहाँ पे न्यूक्लियस तो है नहीं, तो डीएनए एक अनस्पेसिफाइड रीजन में प्रेजेंट होता है. ओके, दिस रीजन इज बीइंग कॉल्ड एज, रीजन इज नोन एज, क्या कहलाएगा रीजन? न्यूक्लियोइड. This region is being called as nucleoid. Okay? ये रीजन जो है जहाँ पे ये डीएनए और न्यूक्लिक एसिड, इसका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, जहाँ इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है बैक्टीरिया का, वो रीजन कहलाता है हमारा न्यूक्लियोइड. ओके, ना इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में एक चीज और होती है. सो हम जिस इसको एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. प्रोकैरियोट्स के पास में, क्योंकि दे डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सो इन दैट केस what happens? Example हमने ले लिया bacteria. So what happens? The nucleus is not there. Fine. So what about the genetic material? Genetic material, which means the nucleic acid is definitely there. जरूर से होगा nucleic acid. Genetic material बिल्कुल होगा, पर कहाँ होगा? In an unspecified region. Okay? For its nucleic acid. एक unspecified region होगा उसके nucleic acid के लिए, और वो उस region को हम कहते हैं nucleoid. So ये region जहाँ पर this region where this nucleic acid is present in the bacteria, this region is called as nucleoid. इसके अलावा प्रोकैरियोट्स के अंदर कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं. फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो उनमें अब अगर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, if they are performing photosynthesis, if a bacteria is performing a photosynthesis, which means it should have a chlorophyll. Chlorophyll तो होना जरूरी है. Okay, so photosynthetic क्या है? फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स. अब फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं which means have chlorophyll, but अभी chlorophyll is not present in plastids like eukaryotes. वहां नहीं होगा, तो इसकी बजाय पे ये कहाँ पे होगा? प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन वेसिकल्स. वेसिकल्स क्या होते हैं? कुछ नहीं होते, इस तरीके से होते हैं. अगर मैं इसको बनाऊं यहाँ पे, ये आपके वेसिकल्स हुए, छोटे छोटे से बैग्स, ये आपके हो गए जिसके अंदर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है. फॉर दी फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैव membrane vesicles instead of the plastids. Okay, now so far we have discussed the nucleus. Now what about the functions of the nucleus? So there are certain functions of the nucleus.
क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने, दैट इट इज अ कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर है पूरा सेल का, और क्या होता है इसके अंदर, तो फंक्शंस पढ़े हैं ना इसके, फंक्शंस पढ़ लेते हैं न्यूक्लियस के। क्या है इसका, कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर है। इसके अलावा कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियर प्रोटीन्स लाइक हिस्टोन्स, और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियर प्रोटीन्स और न्यूक्लियर एंजाइम्स, ये भी कुछ इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके अलावा और क्या होगा, और क्या करता है ये, और इसके अलावा अगर हम इसका देखेंगे तो कंट्रोल सेंटर हो गया, कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियर प्रोटीन्स, न्यूक्लियर एंजाइम्स। इसके अलावा इसमें एक चीज होती है दैट इज वी कॉल्ड एज हेल्प इन सेल डिविजन, वहां भी काम में आएगा, इसके अलावा सेल डिविजन होगा नहीं। ओके फाइन, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड दी सेल ऑर्गेनेलीज इन टोटल, एंड उसमें हमने जो फर्स्ट हमने चेक करा था वो हमने डिस्कस किया है न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, यूकैरियोट्स में होता है। ओके, मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेली है बिकॉज, इसके अलावा उसके हमने कुछ फंक्शंस देखे, कंट्रोल सेंटर है, इसके अलावा इसमें न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियर एंजाइम्स है, न्यूक्लियर प्रोटीन्स हैं, इसके अलावा सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में अगर हम देखेंगे तो उसका एक स्पेसिफाइड रीजन होगा जो कि कहलाएगा न्यूक्लियोइड। ओके, नाउ ओके फाइन, सो what else we can discuss? There are some other membrane organelles are being present in it. Okay, like the endoplasmic reticulum is being there. इसके अलावा Golgi apparatus is being there. Lysosomes are being there. Okay, fine. Fine. So आज हमने कहाँ तक पढ़ा, आज हमने न्यूक्लियस जो हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल था, we have discussed about till nucleus. Other rest of the whatever the cell organelles are being present, we'll discuss in the next class. So if you have any comments, suggestions and questions, please drop them in the comment box below, and do subscribe, hit and like my channel, and also hit the bell icon for more such updates. Keep learning and exploring. Bye.